हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रम निकेतन परिवार पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों पर जोर देता आया है। तो आज का विषय है कोरोना वायरस। खांसने और छींकने से किस प्रकार हो रहे हैं हम कोरोना के शिकार। यह कोरोना किस प्रकार कर रहा है लोगों को बीमार, प्रश्न आ चुका है। सन 2003 में SARS-CoV-2 आया था। इसमें भी स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। यह कोरोना फैमिली को बिलोंग करता है। तो असल में SARS-CoV-2 की तरह यह कोरोना वायरस भी लोगों में खांसी, गले में दर्द और लंग्स को नुकसान पहुंचाता है। आखिर किस प्रकार से कोरोना वायरस शरीर के संपर्क में आता है और क्या होता है, और निमोनिया के लक्षण ये किस प्रकार से डेवलप करता है, तो असल में और किस प्रकार से एक वैक्सीन वर्क करती है। असल में यह जब कोरोना वायरस किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आता है तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर को हम देखें तो इसके सबसे भीतर में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जिसको प्रोटेक्शन देने के लिए एक प्रोटीन की शेल पाई जाती है। इसके बाद में इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे कहा जाता है एनवेलप। इस एनवेलप के ऊपर एक बहुत सारी शू लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन के बने होते हैं, उसे कहा जाता है स्पाइक्स। इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह ही इस कोरोना वायरस में भी स्पाइक्स पाए जाते हैं। असल में यह स्पाइक किसी चाबी का काम करते हैं किसी सेल के भीतर प्रवेश करने के लिए। तो होता यूँ है कि जब कोई कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति छींकता या खांसता है तो वह ड्रॉपलेट हवा में ट्रैवल करता हुआ किसी स्वस्थ व्यक्ति के नाक में पहुंच जाता है। वहां से ये गले और लंग्स की कोशिकाओं के ऊपर ट्रैवल करने लगता है। कोरोना का यह वायरस ट्रैवल करता हुआ एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल के संपर्क में आ जाता है, जहां पर यह रिसेप्टर मॉलिक्यूल एक ताले का काम करता है। ताला खुल जाता है और ये कोरोना सेल के भीतर प्रवेश कर जाता है। इस कोरोना वायरस को सेल में इन्फेक्शन फैलाने के लिए अपने जेनेटिक मटेरियल को डायरेक्टली न्यूक्लियस में पहुंचने की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए वह एक मॉलिक्यूल का सहारा लेता है जिसे कहा जाता है राइबोसोम। राइबोसोम कोरोना वायरस से आने वाले जेनेटिक मटेरियल को किस प्रकार से पूरे हमारी सेल्स में फैला देता है। यह पूरे जेनेटिक मटेरियल को हमारी सेल्स में फैलाकर वायरल प्रोटीन का निर्माण कर देता है। यह वायरल प्रोटीन सेल में बन जाने के पश्चात आपस में जुड़ते जाते हैं। तो इस प्रकार से जेनेटिक जो जितने वायरल प्रोटीन्स हैं आपस में जुड़कर एक नई कोरोना वायरस को जन्म दे देते हैं। यह कोरोना वायरस अब पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है। तो निमोनिया का सिम्टम्स कैसे डेवलप होता है। असल में अगर हम श्वसन तंत्र को ध्यान से देखें तो इसके लिए आवश्यकता होती है हमारे फेफड़े की। जी हाँ, जब हम सांस लेते हैं तो ये ट्रैकिया, उससे होता हुआ एक छोटी संरचना ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से होते हुए ब्रोंक्यूल्स में चले जाता है। ब्रोंक्यूल्स के सबसे किनारे की ओर गोल संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है एल्वियोलाई। यह एल्वियोलाई असल में जब हम सांस लेते हैं तो होता है सिकुड़ता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो यह फैल जाता है। इस एल्वियोलाई के चारों तरफ लाल नलिकाएं पाई जाती है जिसे कहा जाता है कैपिलरी। सांस लेने पर ऑक्सीजन एल्वियोलाई से होता हुआ कैपिलरी में चले जाता है, सांस छोड़ने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार श्वसन तंत्र का कार्य शुरू होता है। असल में अगर हम श्वसन तंत्र को ध्यान से देखें तो हमारी श्वसन तंत्र की कोशिकाओं में हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर श्वसन तंत्र में आने वाले जब हम श्वसन लेते हैं तो उस समय जितने जर्म्स आते हैं उनको हटाने का कार्य करते हैं। बचा काम शरीर का इम्यून सिस्टम करता है, ये जर्म्स को नष्ट करने का कार्य करता है। किंतु कोरोना वायरस की स्थिति में यह जर्म्स यानी इम्यून सिस्टम का जो कार्य है वह वीक हो जाता है यानी कमज़ोर पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में एल्वियोलाई में ना ही कार्बन डाइऑक्साइड ना ही ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो पाता है। फलस्वरूप एल्वियोलाई में सूजन आ जाती है, प्लस इसमें द्रव भी जमना शुरू हो जाता है। तो इस कारण से शरीर के एक हिस्से में लोबल निमोनिया शुरू हो जाता है। लोबल निमोनिया अगर शरीर के अलग अलग हिस्से में हुए तो ये कहा जाता है ब्रोंको निमोनिया, जिससे कि लोगों में सांस लेने की समस्या, चेस्ट पेन, खांसी, कंफ्यूजन, हेडेक, मसल पेन
और थकान की समस्या आती है। कई बार सांस नहीं लेते बनता है। ऐसी कंडीशन में ऐसे व्यक्ति को वेंटिलेटर में रखा जाता है, जिसके द्वारा उसे कृत्रिम रूप से सांस दिया जाता है। इस प्रकार से कोरोना वायरस से संपूर्ण मानव समुदाय जूझ रहा है। तो आवश्यकता है कि हमें हर वक्त अलर्ट रहना है।